कैसे हैं आप लोग? तो आज जो ये सेशन है वो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव पार्टिकल डुअलिटी HCV के जो है ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2। जैसा कि आपको पता है ऑब्जेक्टिव 1 होते हैं सिंगल करेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव 2 होते हैं मल्टीपल करेक्ट, यानी एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाइए। चलिए, सिंगल करेक्ट पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब जो है स्टार्ट कर देते हैं। पोल प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द सेम डायमेंशन एज, जल्दी से बताइए साहब। चलिए, तो क्या होगा जी? प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द सेम डायमेंशन एज। तो मैंने कहा प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या डायमेंशन होती है? मैंने कहा मुझे ये पता है, एच न्यू एनर्जी होती है, ये एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी की डायमेंशंस मुझे पता है कि एनर्जी, और ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है कि सर mL2T-2। मुझे पता है सर कि कोई सी भी एनर्जी ले लो, हाफ mv² mgh हाफ kx², कोई सी भी एक एनर्जी ले लो। जैसे अपन ने ये एनर्जी ले ली, मास एक m आ गया, v l t-1, तो l की उसका स्क्वायर, तो l की भी पावर 2, t की भी पावर -2। v का क्या डायमेंशन होता है? l t-1 होता है, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये एनर्जी होती है। यहां h लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड, तो नीचे एक टाइम, ये इधर चला गया, तो इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन हुई mL2T-1 ऐसी। अब इन्होंने हर चीज जो है फोर्स से मल्टीप्लाई करके दी हुई है, तो फोर्स की डायमेंशन होती है mL2 अरे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन LT-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए एक तो लेंथ चाहिए, एक लेंथ इसके पास, इसकी पावर 1 ही है, मुझे 2 चाहिए, तो मैं इनटू लेंथ कर लेता हूं। और टाइम T-1 है, इधर T-2 है, तो इनटू मुझे टाइम भी करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू टाइम, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप ये आपको समझ में आ गया है, क्योंकि कुछ बच्चों का ये गलत था। सही किसका था? स्नेहा का सही था, गुंजन का सही था, रितेश का सही था। बाकी केशर, देव, विकास, शायद या तो आपने मार्क नहीं किया, और मार्क किया तो गलत किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इज इट क्लियर मेरे बच्चों? जल्दी से बताइए, साथ साथ लिखते रहिए, कुछ बिल्कुल आलसी मत बनिए। मुझे थोड़ा सा फीडबैक चाहिए आप लोगों से कि जिंदा है लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। Two photons having equal wavelength have equal linear momenta, equal energies have equal linear momenta, equal frequencies have equal linear momenta, equal linear momenta have equal wavelength। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ये वाला, सारे के सारे बच्चे ट्राई करेंगे, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने सही किया है, वैसे एक आध बच्चे ने गलत किया है, वो देख लो भाई। लगता ऐसा है ये सवाल कि इक्वल वेवलेंथ है तो इक्वल लीनियर मोमेंटा होना चाहिए क्या? कि इक्वल वेवलेंथ है, इक्वल वेवलेंथ है तो क्या इक्वल मोमेंटम होगा? तो दिखने में आपको एक सेकंड के लिए आप कह सकते हो हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? कि अगर λ1 बराबर λ2 है, तो जो हमारा मोमेंटम है P, वो क्या है? h/λ ही तो है, और P2 जो है वो h/λ2 ही तो है। अगर λ1 λ2 बराबर है तो मोमेंटम बराबर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए बराबर? मगर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई साहब मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। हो सकता है मैग्नीट्यूड बराबर है उनका, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, दिशा जरूरी नहीं बराबर हो। एक हो सकता है इधर जा रहा हो, एक हो सकता है इधर जा रहा हो। ये P1 हो सकता है सेम मैग्नीट्यूड क्यों? तो वेवलेंथ सेम है डजंट मीन, स्केलर क्वांटिटी है ना ये, तो वेवलेंथ तो ये सेम है डजंट मीन कि वेक्टर क्वांटिटी भी जो है सेम होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि हम स्केलर क्वांटिटी सेम करके हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। हम ज्यादा देके कम पूछ सकते हैं, बट कम देके ज्यादा कैसे पूछ रहे हो? तुम कम दिया है, तुमने कहा वेवलेंथ सेम है, हमने कहा हाँ ठीक है सेम है, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा,
मोमेंटम ही थोड़ी सेम हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी, उसका तो डायरेक्शन भी है, तो ये गलत हो गया। और उसी वजह से अगला भी, जैसे इक्वल एनर्जीज हैव इक्वल लीनियर मोमेंटा। आप बोलोगे सर एनर्जी क्या होती है? इस एनर्जी होती है एच सी बटे लेमडा, या फिर एच न्यू, यही तो होती है एनर्जी। और सर कि फिर जो है एच बटे लेमडा पी होता है, तो अगर E1 P1C है और E2 P2C है, P2C है, तो सर E1 E2 जो है इक्वल है, अगर E1 E2 अगर इक्वल है, ठीक है, तो P1 P2 भी इक्वल होना चाहिए, C तो कांस्टेंट है। फिर से वही बात, एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंटम अलग अलग हो सकते हैं, तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। इक्वल फ्रीक्वेंसीज हैव इक्वल लीनियर मोमेंटा, इक्वल वापस से फ्रीक्वेंसी वापस से इक्वल लीनियर मोमेंटा, ये भी गलत हो जाएगा। सेम रीजन फॉर द सेम रीजन। इक्वल लीनियर मोमेंटम है अगर अगर उनके मोमेंटम दोनों के इक्वल है, दोनों सेम दिशा में ही जा रहे हैं P1 P2 से, ठीक है, और P1 बराबर P2 है, तो इनके वेवलेंथ जो है वो सेम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। P1 P2 h by lambda 1 h by lambda 2 आएगा, lambda 1 lambda 2 बराबर होंगे। तो हाँ, वेक्टर की इंफॉर्मेशन देखिए कि इक्वल लीनियर मोमेंटम है, वेक्टर इक्वल है, तो स्केलर आप इक्वल करा सकते हो। ज्यादा देके कम पूछा है तो वो चलेगा, कम देके ज्यादा पूछा है तो वो नहीं चलेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। क्या ये समझ गए बच्चे? जल्दी बताओ, इज इट क्लियर? Is it clear? I hope this much is clear. This is a good question. This is a fundamental question जो कि पूछना चाहिए क्लासेस के अंदर भी। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए भाई, P एंड E डिनोट दी लीनियर मोमेंटम एनर्जी। P हो जाएगी क्या हो जाएगी? एच सी बटे लेमडा। P हो जाएगा H बटे लेमडा। लेमडा अगर घटेगा तो E और P दोनों बढ़ेंगे, यानी बोथ P एंड E इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Let NR and NB be respectively the number of photons emitted by red bulb and the blue bulb of equal power in given time। बताइए, NR बराबर NB होगा, NR लेस देन NB होगा, NR ग्रेटर देन NB होगा। NR NB क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय रेड बल्ब एंड ब्लू बल्ब ऑफ इक्वल पावर इन गिवन टाइम। तो आपको बताना है किसके नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा निकलेंगे, लाल वाले बल्ब में से या नीले वाले बल्ब में से। इस पे भी लगा देते हैं हम, इस पे लगा देते हैं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहे हैं इसके। 20% लोग बोल रहे हैं A, 20% B और बाकी के बच्चे C। 20-20 और 60, 20-20 और 60 ऐसा आया है लोगों का। देखो भाई, एक बात मुझे बताओ, एक लाल कलर का बल्ब है, एक लाल कलर का बल्ब है और एक ब्लू कलर का बल्ब है, ठीक है। इससे एक फोटोन निकलेगा, इससे एक फोटोन निकलेगा, ठीक है। एनर्जी कितनी लेके निकलेगा ये फोटोन? ये फोटोन लेके निकलेगा एनर्जी कितनी? एच सी बाय लेमडा ब्लू। ये लेके निकलेगा एच सी बाय लेमडा रेड, ऐसा। अब आपको पता है VIB GYOR, जब आप इधर बढ़ते हो तो लेमडा इंक्रीज करता है, यानी लेमडा आर बड़ा होता है किससे? लेमडा बी से। तो यानी लेमडा आर अगर बड़ा है तो एनर्जी ऑफ एक फोटोन की, रेड वाले की एनर्जी जो है, अगर लेमडा आर बड़ा है तो इसकी बेचारे की इसकी एनर्जी कम है, और लेमडा बी क्योंकि छोटा होता है तो एनर्जी ऑफ ब्लू वाले फोटोन की एनर्जी ज्यादा है। तो इन्होंने लिख रखा है कि मुझे इक्वल पावर इन गिवन टाइम चाहिए। तो अगर हमें कुछ दूरी पर इक्वल पावर चाहिए यहां पर, तो मुझे ब्लू वाली से कम फोटोन भेजने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास एनर्जी ज्यादा है। एक एक फोटोन के पास एनर्जी बराबर करनी है ना यहां पे। तो
ब्लू वाले जो बल्ब से फोटोन की रिक्वायरमेंट होगी कि इतने नंबर ऑफ फोटोन भेज दो इतनी एनर्जी बनाने के लिए, क्योंकि एक एक फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी है तो यहां कम भेजने पड़ेंगे, और रेड वाले के हमें ज्यादा भेजने पड़ेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जिन्होंने ए और बी किया था वो ध्यान रखें भाई। जो ए वाले हैं उनको तो मैं अब क्या बोलूं, वो कह रहे हैं इक्वल पावर इन गिवन टाइम है, तो उन्होंने तो कह दिया बराबर नंबर ऑफ फोटोन्स भेज दो। अगर बराबर नंबर ऑफ फोटोन्स भेज दोगे, रेड वालों की एनर्जी कम है, ब्लू वालों की एनर्जी ज्यादा है, कैसे फिर एनर्जी सेम पहुंच पाएगी? पावर क्या होता है? पावर होता है एनर्जी, अरे यार, एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ये भाई इक्वल पावर नहीं बना पाओगे तुम अगर बराबर बराबर भेजोगे तो। इज इट क्लियर मेरे बच्चों? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जल्दी से बताओ, अगले सवाल पे चलेंगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सवाल आपके सामने आ गया। द इक्वेशन E इक्वल्स टू पीसी इज वैलिड। कोई कमेंट क्यों नहीं आता है यार? इज इट क्लियर? इस वाले सवाल पे चलिए। इसमें मुझे लगता नहीं है कि जरूरत है पोल की। The equation E equals to PC is valid for a photon but not for an electron. अब मैं चाहता हूं आपसे कि आप मुझे रीजन बताएं। मैं आपको आंसर बता रहा हूं कि ये E इक्वल्स टू पीसी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के लिए तो वैलिड होता है, फोटोन के लिए तो वैलिड होता है। हम बोलते हैं P बराबर H बटे लैम्डा, E बराबर HC बटे लैम्डा यानी PC। मगर जब इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम वही पुराना वाला फंडा लगाते हैं कि इसकी एनर्जी होगी हाफ mc²। अगर ये c या v की स्पीड से जा रहा है, जिस भी स्पीड से जा रहा है, और E इज इक्वल्स टू p² बाई 2m। ऐसा हम लगाते हैं फंडा। तो फोटोन के लिए तो लगाते हैं ये। अगर आपको ये नहीं पता था तो गड़बड़ है। अब इसके एक स्टेप आगे ले जाते हैं और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि फोटोन के लिए ऐसा यूज करते हो, इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा नहीं, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? सबने लिखा है, सौरभ को छोड़कर स्नेहा ने भी लिखा है, रितेश बाबू ने भी लिखा है, विकास पटेल ने भी लिखा है कि ये फोटोन के लिए होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होगा। मगर ऐसा क्यों? What is the reason? एक वर्ड में जवाब दीजिए। द रीजन इज मेरे बच्चों कि फोटोन का ये उन पार्टिकल के लिए होता है जो जिनका रेस्ट मास 0 होता है। तो फोटोन ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास, अगर वो रेस्ट पर है तो उसका मास 0 है। इलेक्ट्रॉन का मास 0 नहीं होता जब वो रेस्ट पर होता है, उसका होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो ये फोटोन के लिए ही वैलिड है। रीजन मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज h/0। Light of frequency nu falls on this metal. The photoelectric effect will take place if, only if। इसमें भी कोई पोल की जरूरत नहीं, जल्दी से आप आंसर मुझे दे दें। जल्दी से मुझे आप आंसर दे दें। वर्क फंक्शन हम कैसे निकालते हैं? वर्क फंक्शन कैसे निकालते हैं कि भाई ये एनर्जी मैंने दी तो h/ν मैंने दी, ठीक है, और वर्क फंक्शन है h/0। तो ये h/0 प्लस आता है ke max, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी हो पाएगा जब न्यू नोट से ज्यादा एनर्जी दूंगा मैं। ये हमेशा बड़ा होना चाहिए इससे, ठीक है। ये ज्यादा 0 हो जाएगा, या तो बराबर हो या बड़ा हो। तो न्यू जो आना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए न्यू नोट से, यानी ऑप्शन ए मेरे बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें तो अपन को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला सवाल, इसमें भी नहीं डालूंगा पोल क्योंकि ये भी वही सवाल है, बस घुमा के पूछा गया। इसमें लैम्डा ले आए ये लोग। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन अ मेटल प्लेट हैविंग वर्क फंक्शन hc बाई लैम्डा नॉट। तो मेरे को फेंकना है hc बाई लैम्डा, जिसमें से वर्क फंक्शन है लैम्डा नॉट, और
प्लस जो भी बची हुई के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो पहुंचेगी इलेक्ट्रॉन के पास में। तो भाई साहब ये कुल मिला के ये एनर्जी इससे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, ये एनर्जी जो है इससे बड़ी होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड बोलेंगे इसको ना अपन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो लैम्डा नॉट जो है, अच्छा यहां पर अगर ये बड़ी होनी चाहिए तो ये छोटी होनी चाहिए, ये बड़ी होनी चाहिए। तो लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा नॉट आना चाहिए। तो ऐसा कोई दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है, बिल्कुल उल्टा रिलेशन आ जाएगा। ऑप्शन सी। सौरभ ने गलती कर दी जल्दबाजी में, आई गेस। उल्टा रिलेशन आना चाहिए, सेम रिलेशन नहीं आएगा। ये एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। बराबर होगी तो ये जीरो हो जाएगा। बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होने के लिए इसको छोटा होना पड़ेगा। तो ये छोटा होगा या बराबर होगा लैम्डा नॉट के। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल है जी, अगला सवाल है। When stopping potential is applied in an experiment on photoelectric effect, no photocurrent is observed. This means that इसका अपन कर लेते हैं, इसका अपन कर लेते हैं पोल, इसका अपन पोल कर लेते हैं। चलिए, when potential is applied in an experiment on photoelectric effect, stopping potential जब अप्लाई किया अगर no photoelectron observed, क्यों ऐसा क्या हुआ कि भाई साहब ये हमारा जो था ऐसा एपरेटस था, यहां पर हमारी थी प्लेट और ये जुड़ी हुई थी इस तरीके से, और यहां से हमने फोटोन मारे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कूद के जंप करके बाहर आए। मगर हमने क्या कर रखा है कि पोटेंशियल क्रिएट कर दिया है। पोटेंशियल क्रिएट कर दिया है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया तो इलेक्ट्रॉन वापस से कूद कर, तो ये बड़ा होगा, सॉरी ये छोटा होगा, ऐसा उल्टा बना दिया क्या मैंने? आप समझ ही गए यहां पे, ऐसा ठीक है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन वापस से जंप करके अंदर चला जाएगा, इधर चलना नहीं चाहेगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तब दौड़ता है कि भाई ये इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को आजाद कराना। जो फोटोन्स आके टकराए, उन्होंने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स ने वो एनर्जी एब्सॉर्ब करी और कूद के आ गए बाहर। अब जो पोटेंशियल अपन क्रिएट करेंगे उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसके से फोटो इलेक्ट्रिक करंट चलेगा। अब मैंने अगर उससे उल्टा कर दिया है, स्विच उल्टा कर दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया, तो वो वापस से निकलेगा तो सही, वापस अंदर घुस जाएगा। तो इसमें है द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बट आर रीएब्सॉर्ब्ड बाय द एमिटर मेटल। किसी बच्चे ने इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इसलिए कह रहा था, कुछ बच्चों ने ये लिखा है द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप। एमिशन नहीं स्टॉप होता बेटा, एमिशन स्टॉप नहीं कर सकता स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो तो होगा ही जब तक आप यहां पर फोटोन डालोगे, फोटोन से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेंगे और वो बाहर आएंगे, तो वो एमिशन रोक नहीं सकते। मगर जब वो बाहर आएंगे तो फोटो करंट वो रोक देंगे, क्योंकि उल्टा लगा दिया है तो वापस से अंदर रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा होगा। तो ये ध्यान रखें, जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन किया था वो ना करें। अगला चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल। इस पे लगा देता हूं मैं पोल, ये भी अच्छा सवाल है, काफी मजेदार। इसको भी अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा। गलत ऑप्शन पे ज्यादा परसेंटेज है, सही ऑप्शन पे कम परसेंटेज है। मुझे परसेंटेजेस भी दिखते रहते हैं जैसे जैसे आप लगाते रहते हो। जैसे गलत वाले पर 66.67% है और जो सही वाला ऑप्शन है उस पे 33। अब हो गए 50-50, गलत वाले पे भी 50, सही वाले पे भी 50। फिर से गलत वाले पे हो गए हैं 60 और सही वाले पे रह गए हैं 40। फाइनली गलत वाला जो ऑप्शन है ए, उस पर हो गए हैं 60%। 60% बच्चों ने ये जवाब दिया है। 60% तो बहुत ज्यादा है यार। और ये है सही ऑप्शन हमारा, बिकम्स मोर देन डबल। इसको 40% ने ही जवाब दिया है। एक्चुअली 5 बच्चों ने ही जो है मार्क किया होगा, 2 ने ये किया होगा और 3 ने ये किया होगा। बाकी के बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं तो 40 और 60 जैसी वैल्यूज नहीं आनी चाहिए थी। एनीवेज,
बात करते हैं सवाल पे। सवाल क्या कहना चाह रहा है? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल्ड, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। सबसे पहले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ईवीएस जो है एच न्यू माइनस फाइव, ऐसा होता है कि नहीं होता? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ये हमारा कि इतनी एनर्जी दी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली के ई मैक्स है। क्या है ये? के ई मैक्स ही तो है। ईवीएस के ई मैक्स, वो इलेक्ट्रॉन जो कहीं अंदर उसने टकराया नहीं, सरफेस में निकलते, वो सीधा निकल कर आ गया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसका कुछ लॉस नहीं हुआ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल गया। उसको भी आप अगर अपन ने रोक लिया तो वो ईवीएस के बराबर होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है। अभी 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 यहां पर क्या है कि ईवीएस इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव है। मैं इस अब नया जो है ईवीएस डैश इज इक्वल्स टू एच डबल कर दी फ्रीक्वेंसी माइनस फाइव। अब पूछा जा रहा है कि ये जो नया वीएस डैश है ये पुराने वाले से दुगना है। लोगों ने कहा दुगना है, बी डबल्ड। मैं कहूंगा दुगना नहीं हो सकता, बिकम मोर देन डबल्ड होगा। दुगने से भी थोड़ा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा कैसे पता चलेगा? कैसे सॉल्व करें ये वर्ड्स वाला सवाल को मैथमेटिक्स में कैसे लाएं? मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसे सोचता ही नहीं हूं। देखो एक बात बताओ, जो इनका रेशियो होगा ईवीएस और ईवीएस डैश, ई तो कैंसिल है ना, तो जो इन इस चीज का रेशियो होगा वही वीएस और वीएस डैश का भी रेशियो होगा, क्योंकि दोनों ई से मल्टीप्लाई। क्यों बता रहा हूं? जैसे मैंने किया कि कोई चीज एक्स, एनर्जी दी मैंने, माइनस फाइव की जगह मैं लिख लेता हूं कोई कांस्टेंट सी, क्योंकि फाइव तो कांस्टेंट है। तो एक्स डैश हो गया है 2e माइनस सी। ऐसा मैंने इसी को थोड़ा आसान करके लिख लिया और कुछ नहीं किया। मैं तो आपको बता रहा हूं कि कैसे सोचना होता है, इस टाइप की सिचुएशंस में कैसे सोचना होता है। अब मैं कैसे देख सकता हूं कि बिकम्स मोर देन डबल हो जाएगा? एक्स डैश जो है वो एक्स का मोर देन डबल है, ये कैसे सोच सकता हूं? तो मैंने बोला कि चलो एक्स डैश जो है उसको बोलता हूं 2e माइनस सी जो है, इसमें ऐसा करता हूं प्लस सी माइनस सी करता हूं। ये कर सकता हूं प्लस सी माइनस सी, ये कर सकते हैं। तो ठीक है, एक्स डैश इज इक्वल टू 2e माइनस सी था, यहां से माइनस सी लिया तो माइनस 2c आ गया, प्लस सी आ गया। तो एक्स डैश इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लिया, ये आ गया e माइनस सी प्लस सी। अब e माइनस सी क्या था? x था, तो x डैश जो हुआ वो हो गया 2x प्लस सी। तो x डैश जो है वो दुगने से भी थोड़ा सा ज्यादा है, 2x प्लस सी है, इसलिए बिकम्स मोर देन डबल हो जाएगा। बिकम्स मोर देन डबल हो जाएगा। इससे भी आसान कि कभी ऐसे देखना हो तो अपनी मर्जी से वैल्यू ले लो, क्योंकि इसके अंदर बिकम्स मोर देन डबल, बी डबल बिकम लेस देन डबल, ये सबके लिए ही होगा ना। तो मैं जो भी वैल्यूज लूं उसके लिए होना चाहिए ट्रू के नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मैंने एक वैल्यू ले ली, जैसे मान लो कि अभी जैसे ये x था तो कुछ भी वैल्यू ले ली। जैसे मैंने लिख लिया कि जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मैंने दी 5, और मान लो ये था 4, अपना फाइव था। तो इधर पहले कितना हो रहा था? ईवीएस के 1 हो रहा था साहब। इसको डबल करो, 10 माइनस ये तो 4 ही रह जाएगा। अभी कितना हो जाएगा कि सर 10 माइनस 4 अब तो 6 हो जाएगा। तो ये इसके डबल से भी ज्यादा आ गया, डबल से भी ज्यादा आ गया। मैंने कहा कि मुझे ये वैल्यूज पसंद नहीं, कोई दूसरी वैल्यू लो। मैंने कहा चलो ऐसी वैल्यू लेते हैं, 10 लिया, माइनस 1 जो है मेरा वो है, तो इधर आया 9, इधर आया 9। ये क्या है? ईवीएस। जब इसको डबल करूंगा 20 माइनस 1 करूंगा तो कितना आएगा? 19। इसके फिर से डबल से भी ये ज्यादा है, डबल से भी ये ज्यादा। तो किसी भी केस में वो सेटिस्फाई करेगी मैथ्स, तो हम समझ जाएंगे बिकम्स मोर देन डबल। इज इट क्लियर मेरे बच्चों? जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर? चलिए, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है कि 20%, 60%, 20%, ठीक है। अब इसमें यह नहीं आता कि इसने क्या, कौन सा सही दिया कौन सा गलत दिया। मैं बता रहा हूं, सही आंसर है ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। रीजन क्या है समझने की कोशिश करेंगे। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी दोनों डबल कर दी, यानी न्यू भी डबल कर दी है और इंटेंसिटी भी डबल कर दी है, ठीक है।
both double. Consider the following statement: the saturation photocurrent remains almost the same. यह ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। आप बोलोगे सर अगर मैं इंटेंसिटी को डबल करता हूं तो सैचुरेशन करंट डबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं बोलूंगा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर फ्रीक्वेंसी को जब आप डबल करोगे, फ्रीक्वेंसी को जब आप डबल करोगे, आप ऑलरेडी इंटेंसिटी को डबल कर चुके हो। अब हर फोटोन के पास जो एनर्जी पहले जा रही थी h न्यू, अब जा रही है 2h न्यू। यानी हर फोटोन जो है, जो एनर्जी लेकर पहुंच रहा है, वो ऑलरेडी दुगनी हो चुकी है, ट्वाइस हो चुकी है, तो इंटेंसिटी अपने आप दुगनी हो चुकी होगी। और अगर डबल फ्रीक्वेंसी से जब जो क्या नाम है, दुगनी फ्रीक्वेंसी यानी एक ही फोटोन के पास डबल एनर्जी आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन तो उतने ही आजाद करेंगे जितने पहले कर रहे थे। तो सैचुरेशन फोटोकरंट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम। अगर सिर्फ इंटेंसिटी को बढ़ा रहे होते, यानी हम ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स भेज रहे होते, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते, तो जो सैचुरेशन करंट का आप ग्राफ देखते हो वो डबल हो जाता। मगर यहां सालों ने फ्रीक्वेंसी को भी दुगना किया है, तो फ्रीक्वेंसी को जब दुगना किया होगा तो वैसे एनर्जी डबल पहुंच गई, तो इंटेंसिटी डबल होनी है। मगर जब फ्रीक्वेंसी डबल की तो इंटेंसिटी भी डबल हो गई, मगर नंबर ऑफ फोटोन्स जितने आजाद होने थे उतने ही हुए जितने पहले। तो ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा, रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डबल्ड। नहीं भाई, अभी अपन ने देखा था मोर देन डबल्ड, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होती है। अगर फ्रीक्वेंसी डबल करते हो तो ये मोर देन डबल होता है, मोर देन डबल। तो यानी कि ए ट्रू है और बी फॉल्स है। इज इट क्लियर मेरे बच्चों? जल्दी से बताओ। आई होप दिस मच इज क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। A point source of light is used in a photoelectric effect. If the source is removed farther from the emitting metal, the stopping potential will, बताइए। यहां से निकल रही है फोटोन्स, लाइट रेज, यहां पर कोई चीज रखी हुई थी, यहां रख दिया उसे, तो इससे चेंज क्या होगा? इससे इंटेंसिटी बदलेगी। इंटेंसिटी दूर रख दोगे तो इंटेंसिटी घटेगी, मगर उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना है किससे? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो उतनी रहेगी जितनी पहले निकल रही थी, तो ये विल रिमेन सेम हो जाएगा, विल रिमेन सेम हो जाएगा, विल रिमेन सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला सवाल, a point source causes photoelectric effect from a small metal plate. Which of the following curves may represent the saturation photocurrent as a function of the distance between the source and the metal? तो भाई इंटेंसिटी जो होती है ये होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये जब हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आती है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको जो है ग्राफ बनाना है करंट के बीच में, करंट के बीच में, सैचुरेशन फोटो करंट के बीच में और डिस्टेंस के बीच में, तो आप देख सकते हैं ये सैचुरेशन करंट आ गया, सैचुरेशन करंट आ गया, ठीक है। तो कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा ग्राफ बनेगा। ऑप्शन डी आ जाएगा अपना, ऑप्शन डी इसके अंदर सही हो जाएगा। ये चार ग्राफ थे तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। ऐसा देख लीजिएगा, सी नहीं बेटा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। A non-monochromatic light is used in an experiment on photoelectric effect. The stopping potential is, non-monochromatic light का मतलब है लैम्डा एक नहीं है। जैसे लैम्डा है 5500 एंगस्ट्रॉम, ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जिसमें सिर्फ 5500 एंगस्ट्रॉम की लैम्डा निकलती है। पर ऐसा लाइट सोर्स जिससे डिफरेंट लैम्डा निकलती है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन मोनोक्रोमेटिक। जो मोनोक्रोमेटिक नहीं है तो उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है उस इलेक्ट्रॉन पे जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स, कि अगर मैं इसको रोक पाया, सबसे तेज काइनेटिक एनर्जी वाले को रोक पाया, तो मैं सभी को रोक पाऊंगा। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? जो सबसे छोटी लैम्डा वाला होगा, क्योंकि सबसे छोटी लैम्डा वाला सबसे एनर्जेटिक होगा।
एच सी बाई लेमडा एनर्जी लेकर आते हैं फोटोन, तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा होगा, जिसकी लेमडा सबसे छोटी होगी, इज रिलेटेड टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। भले ही उसने भाई नॉन मोनोक्रोमेटिक में उसने कहा लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4 ये सब निकलते हैं मेरे सोर्स से, तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना, किसके ऊपर लगाओगे, इसके भी ऊपर लगाओगे, इसके बेसिस पे लगाओगे, इस पे, तो मैं बोलूंगा सबसे छोटा वाला बताओ, ये वाला सबसे छोटा, तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी से आ रहा होगा। अगर मैंने इसको रोक लिया तो बाकी सब रुक जाएगा, तो मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे रिलेट करूंगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, लेट लेमडा ई एंड लेमडा पी डिनोट दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली। तो लेमडा ई बराबर लेमडा पी, लेमडा ई लेस देन लेमडा पी। जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर। आपके सामने सवाल आ चुका है, आप इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये काफी आपको देखने को मिलेगा, काफी फेमस जो है ये कंपैरिजन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, काफी सारे चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, लेमडा E and lambda P denote the de Broglie wavelength of electron and the proton respectively। de Broglie wavelength का भी इसमें जिक्र है भाई साहब। P is equals to क्या होता है, h by lambda होता है, तो lambda क्या होता है, h by P होता है। और इस केस, इनके केस में क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही फोटोन नहीं है, तो अंडर रूट 2m EV ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। तो ईवी भी सेम होगा, इनके चार्ज भी सेम है, पोटेंशियल भी सेम है। दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत है मास में। मास ऑफ प्रोटॉन बहुत बड़ा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो अगर लेमडा पी में लिख रहा हूं तो ये एम पी हो जाएगा, लेमडा ई लिखूंगा तो आ जाएगा एच बाय अंडर रूट 2m EV ईवी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो लेमडा उसका ज्यादा होगा, इसका मास ज्यादा है प्रोटॉन का तो ये कम होगा, और मतलब अच्छा खासा डिफरेंस होता है। इसका मास जो होता है वो 10 टू द पावर -27 की रेंज में होता है, 1.6 समथिंग, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, और इसका होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो आप समझ रहे हो, अगर ये 1 किलो का होगा तो ये 10,000 किलो का होगा। ऐसे देखने में नहीं लगता है, -27 और -31 के अंदर 4 का डिफरेंस है। अगर ये 1 किलो का होगा तो 10,000 किलो का होगा। तो बेसिकली जो है हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेमडा ई इज ग्रेटर देन लेमडा पी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो मुझे लगता है आज के लिए काफी है, मल्टीपल करेक्ट अपन कल देखेंगे और कुछ सब्जेक्टिव सवाल भी सॉल्व करेंगे, राइट। तो अपन जो है आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा, और ये HC वर्मा के सारे ऑब्जेक्टिव 1 के सवाल हो चुके हैं। बस और तो क्या है, मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां पर अपन कुछ और बातें करेंगे। जितनी जितनी जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाएगी हमारी मॉडर्न फिजिक्स, वैसे वैसे अपन चैप्टर उठाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, खुदा हाफिज, और मेहनत करते रहो यार।